इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम जो दिल्ली सल्तनत की रियल फाउंडेशन जब डाली गई और जब इसका कंसोलिडेशन होता है शमसुद्दीन अल्तमश के टाइम में। तो पिछले पार्ट में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पे हम बात कर रहे थे। अब जब उनकी डेथ हुई यानी 1210 में, तो हमें पता चलता है कि उसकी जब डेथ हुई उस टाइम जो उसके नोबल्स थे, यानी कुतुबी नोबल्स, जो कुतुबुद्दीन के नोबल्स थे या उसके स्लेव्स थे, वो डिवाइडेड थे। तो उसकी जो आर्मी का मेन हिस्सा था जिसको हम कलब कहते हैं, तो उन्होंने जाके एक वहाँ पे था लड़का था आरम शाह, यानी एक सक्सेसर उन्होंने चुना आरम शाह। तो वो अब कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो और बाकी उस टाइम के जो नोबल्स थे, मिसाल के तौर पे नासिरुद्दीन कोबाचा, तो वो मुल्तान आज इसमें फैल गए। फिर वो वहाँ से बखर वगैरह वगैरह फैलते गए। बंगाल में जो खलजी नोबल्स थे उन्होंने वहाँ पे ना इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। तो इस दौरान हमें पता चलता है कि जो दिल्ली में जो सिपह सालार थे अमीर अली इस्माइल, तो उनने बाकी जो मतलब अशराफिया थी, वहाँ के नोबल्स थे, उनसे मिल के उन्होंने खत लिखा जो बदायूं के उस टाइम के इक़्तिदार थे अल्तमश, कि वो आए और दिल्ली का वो जो तख्त है उसको अपने कब्जे में ले, यानी वो सक्सीड करे कुतुबुद्दीन ऐबक को अब दिल्ली में। तो अब देखिए उस टाइम क्या होता है कि आरम शाह जो था, जब उसको पता चला कि अल्तमश सक्सीड हुआ है, यानी उसने भी ऐलान किया है हुकूमत का, तो वो आया और एक जंग हुई वहाँ पे जिसको हम बागे जूद कहते हैं। वहाँ पे अल्तमश ने इसको हराया और करीबन 8 माह तक उसका ये दौरे हुकूमत रहा आरम शाह का, वो ख़त्म हो गया। अब हम असल में हैं, क्योंकि अल्तमश का जो मेन कंट्रीब्यूशन है दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन में, रियल फाउंडर जिसको प्रोफेसर सतीश चंद्रा भी रियल फाउंडर ही लिखते हैं, एस्टैब्लिशर या कंसोलिडेशन जो दिल्ली सल्तनत का होता है। तो पहला इसका जो नाम है, यानी इस पे बड़ा डिबेट रहा है कि असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ के नाम का क्या है। तो ज़्यादातर हम समझते हैं कि अल्तमश ही इसका सही है, क्योंकि मतलब उस टाइम की अगर आप पोइट्री या इल्म उरूज को देखिए, आप जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो लगता तो यही है कि मतलब जो मेंटेनर या प्रोटेक्टर किंगडम का है वो अल्तमश, इसका जो टाइटल हकीकी प्रोनाउंसिएशन इसकी अल्तमश है। एल्फिनिस्टो ने पहला पढ़ा था। तो ये कहाँ से आया? ये इलबारी टर्क, यानी इलबारी टर्क, इससे ये बिलोंग करता था। तो कहा जाता है कि इसके जो भाई थे उन्होंने इसको बेच दिया था। तो फिर वहाँ इसको ख़रीदा गया और ख़रीदने के बाद हमें पता चलता है इन्होंने कुछ टाइम बगदाद में भी गुजारा है। ये बड़ी ख़ास बात है। उस टाइम जो बड़े प्रोमिनेंट सूफ़ी रहे हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दिया सिलसिला के बानी, तो मतलब उनके पास उन्होंने तालीम हासिल की। बड़ा एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो अल्तमश के लिए कि इतने बड़े एक सूफ़ी सेंट्स इन्होंने तालीम हासिल की थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जमालुद्दीन चिश्त, उन्होंने इसको गजनी लेके वो आए थे। वहाँ पे उनको बाज़ार में लिया गया ताकि मतलब इनको बेच डाले। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसकी कीमत लगाई गई। तो मैं वो बताऊँगा कि ये बड़ा पहले से बड़ा टैलेंटेड आदमी था। तो जब इसकी कीमत लगाई तो जो मुइज़ुद्दीन गौरी थे उनने इस पर बैन लगा दी कि अब इसको यहाँ नहीं भेजा, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करना यानी बेचना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई कि इसको यहाँ नहीं भेजा जाएगा। फिर क्या हुआ कि इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला। तो जब उन्होंने मोहम्मद गोरी से इजाज़त तलब की कि मुझे परमिशन दी जाए मैं इसको ख़रीद लूँ, तो उन्होंने कहा इस पे हमने यहाँ पे बैन लगा दी है। अब एक काम कीजिए, आप जमालुद्दीन को बोलिए कि वो इसको दिल्ली लेके जाए और दिल्ली में आप इसको ख़रीदे। तो इस तरह दिल्ली में अल्तमश को ख़रीदा गया और हमें पता चलता है कि 100,000 यानी 1 लाख जिताल जो करेंसी उस टाइम की थी उसमें इसको ख़रीदा गया था। तमगा जो एक और मतलब गुलाम था उसके साथ, तो अल्तमश 1 लाख जिताल में इसको जिताल हम इसको पढ़ेंगे उसमें इसको भेजा गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब इसको ख़रीद लिया। तो फिर ये तरक्की करता गया और हमें पता चलता है कि पहले इसको जो
सरजानदार, यानी जो बॉडीगार्ड से उनका हेड उसको बनाया गया। उसके बाद इसको मतलब सरजानदार से अमीर शिकार, यानी जो शिकार पे जाते थे, उसका हेड बनाया गया। और उसके बाद इसको पहले गवालियार, फिर बारान और बाद में बदायूं का इसको इक़्तिदार बनाया गया। बहुत जल्दी इन्हें तरक्की की। अब इसका एक और डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, वो ये है कि 1205 1206 में मुइज़ुद्दीन गोरी यहाँ पे खोखरज के साथ लड़ने के लिए आए। तो इसमें इन्हें एक बड़ा एक इन्हें डेयरिंग अटैम्प्ट एक किया, इनके पीछे भाग गए, फिर दरिया में उनको मारा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुइज़ुद्दीन ने कहा कि इसको हम मानूमेडियन इसको आज़ाद करते हैं। अब ये पहले गुलाम का गुलाम था, इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक मुइज़ुद्दीन का गुलाम था। तो ये एक इसकी डिस्टिंग्विश्ड यानी एक फीचर इसकी ज़िंदगी का है कि अभी इसका मालिक जो है ऐबक, उसको भी अभी आज़ाद नहीं किया गया था जिस टाइम इसे खुद मानूमेड यानी आज़ाद किया गया। तो बड़ा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ का पहला रूलर था, उसके आज़ाद होने से पहले इसको आज़ाद किया गया था। अब जब ये सक्सीड हुआ, उस पर हम बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम जो हिंदुस्तान में रूल था वो 4 हिस्सों में तकसीम हुआ था, जो तुर्किश टेरिटरी। तो आप देखिए मुल्तान और सिविस्तान वगैरह ये नासिरुद्दीन कुबाचा के अंडर था। लखनौती जहाँ ये खलजी नोबल्स के अंडर था। फिर दिल्ली अल्तमश और लाहौर जो था वो यल्दूज कुबाचा और अल्तमश, इन्हीं के आपस में वो कभी एक के हक में एक के अंडर गया, कभी दूसरे के अंडर गया। अब हम बात करते हैं इसके रेन पे, यानी अल्तमश का जो शमसुद्दीन अल्तमश का जो मतलब एक इसका जो टाइम पीरियड आता है 1210 to 1236। तो इसको हिस्टोरियन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया, 1210 से लेके 1220 तक, फिर 1221 से 1227 तक, और फिर 1228 से 1236 तक। ये इसका पीरियड आता है जिसमें इन्हें हुक्मरानी यहाँ पे की। अब देखिए उस टाइम पे एक और डेवलपमेंट हुई, वहाँ एम्पायर राइज हुआ था, ख्वारिज़म एम्पायर, जिसका जलालुद्दीन बादशाह था। वो आया था मंगोल्स के साथ कन्फ्लिक्ट में, चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान उसके पीछे, यानी चंगेज़ खान भी इसी इलाके में फैल रहा था और जलालुद्दीन मंगबरनी वो भी इसी इलाके में फैल रहा था। तो ये लॉजिकल था कि अब कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात है कि ख्वारिज़म एम्पायर गजनी को भी अपने एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो लगातार डेंजर था कि वहाँ पे जो यालदूज है वो इस तरफ ही आएंगे। तो आखिरकार वो हुआ जब चंगेज़ खान इसके पीछे भाग रहा था, यानी उसके परस्यूट में था जलालुद्दीन मंगबारी जो ख्वारिज़म शाह था। तो क्या हुआ कि यालदूज ने कबाचा को लाहौर से बाहर निकाले, एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम लाहौर। तो अब क्या हुआ कि खतरा पैदा हो गया अल्तमश के लिए। तो हमें पता चलता है कि 1216 अल्तमश और यालदूज के दरमियान एक जंग हुई तराइन के मुकाम पे, जहाँ पे यालदूज को हराया गया। अच्छा, एक बात में इम्पॉर्टेंट मैं इसमें भूल गया था, वो ये है कि शुरुआत में यालदूज ने अल्तमश को छतर और दुर्बाश भेजा, यानी कि मैं आपका सुप्रीम हूँ और आप मेरी अथॉरिटी तस्लीम करें। तो यहाँ पे अल्तमश ने एज अ मैटर ऑफ एक्सपीडियंसी, यानी एक अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए उन्होंने उसकी मतलब वो हाकिमियत कबूल की थी यालदूज की। पहले उनने वो डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं सुल्तान हूँ, बल्कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो दिल्ली में मिलता है 1211 में, तो उसको रेफर किया गया अल्तमश को अर मलिकुल मुअज्जम, सुल्तान नहीं बल्कि मलिक। तो पहले उन्होंने यालदूज को अपना यानी हेड या सुप्रीम अथॉरिटी तस्लीम किया। लेकिन 1215 में ये वाक़ा हुआ कि यालदूज इसी के हाथों मारा गया था। आप समझिए कि इसका वो फादर इन लॉ था ऐबक और उसका यालदूज, वो यालदूज का रिश्तेदार था। तो इस वजह से यहाँ पे ये हो गया कि यालदूज मतलब उसका डेंजर खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कुबाचा के साथ एग्रीमेंट किया लाहौर के लिए, लेकिन एग्रीमेंट ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रहा और आखिरकार अल्तमश यालदूज को एक फाइट देने के लिए गया। लेकिन 1216 में मंसूरा की जगह पे जंग हुआ था नासिरुद्दीन कुबाचा और अल्तमश के दरमियान, जिसमें अल्तमश कुबाचा को शिकस्त हुई। तो यहाँ पे उन्होंने लाहौर अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद के अंडर उसको रखा, यानी अब लाहौर भी दिल्ली सल्तनत के अंडर यानी अल्तमश के अंडर आ गया। अब एक और डेंजर इसमें पैदा हुआ जिस पे मैं अलग से मंगोल प्रॉब्लम पे मैं अलग से बात करूंगा। यहाँ पे हमें ये मतलब एक ही बात याद रखनी है कि इस टाइम में हमें पता चलता है 1221 में
1221 से 1224 तक यहाँ पे मंगोल का मतलब एक बड़ा थ्रेट रहा चंगेज खान का, और फिर जलालुद्दीन ये जो मंगबारनी था उसका थ्रेट। वो ये हुआ कि अब चंगेज खान इसको मतलब ख्वारिज़म एम्पायर को ख़त्म करना चाहता था, वो जलालुद्दीन के पीछे आ गया था, और जलालुद्दीन गजनी आया। गजनी के बाद वो इसी लाहौर वगैरह के इलाके में यानी पंजाब में, और हमें पता चलता है कि सिंध वगैरह में इसमें जलालुद्दीन का पंजाब और अपर सिंध में। तो इस वजह से जो कुबाचा था, कुबाचा का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा था अब जलालुद्दीन मंगबारनी के साथ। लेकिन उससे भी बड़ा डेंजर ये था कि अगर चंगेज खान उसके परस्यूट में दिल्ली में आ जाता तो फिर जो मुस्लिम दुनिया में जो डिवास्टेशन उस टाइम में हुई थी तो दिल्ली का भी वही हाल होता। तो अल्तमश ने यहाँ पे मतलब उसका एक बड़ा जो हिस्टोरियन ने उसकी तारीफ़ें की है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से जब चंगेज़ खान का एमिशरीज यहाँ पे यानी उसके सफारतकार यहाँ पे आए तो उनके सब ने बात की। चंगेज़ खान यही चाहता था कि आप ना इसको प्रोटेक्शन दे ना इसको कोई हेल्प करे। तो इसी तरह से जलालुद्दीन मंगबारनी खुद वो चाहता था कि उसको यहाँ पे शेल्टर मिले, क्योंकि उस टाइम में उसके लिए कहा जाता था कि वो एक बड़ा इस्लाम की लड़ाई में जहाद लड़ रहे थे, वो मंगबारनी जो मंगोल एम्पायर चंगेज़ खान के अंडर था। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि मतलब ये जो नासरुद्दीन कोबाचा उसको मंगबारनी ने हराया, और उसके बाद वो 1224 में यहाँ से मतलब खुद ही बाहर गया। तो इस वजह से जो सियालकोट तक वो पहुँच गया था, यानी अब कभी कुछ दिनों की बात थी कि वो दिल्ली तक पहुँच जाता। तो ये एक डेंजर खत्म हुआ चंगेज़ खान का भी और ख्वारिज़म शाह का। तो अल्तमश ने बड़ा डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया इस टाइम जो ये मंगोल डेंजर था या ख्वारिज़म एम्पायर का डेंजर था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बंगाल और यानी ईस्टर्न इलाका जो दिल्ली सल्तनत का है उसमें अली मर्दान ने यानी ऐबक से इजाज़त लेके वहाँ पे हुकूमत संभाली थी, लेकिन वो अब खुद मारा गया खलजियों के हाथ। तो वहाँ पे एक रूलर थे हुस्सामुद्दीन इवाज खलजी, 1211 में वो सक्सीड हो गए अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान गयासुद्दीन। अब यहाँ पे 1225 में उसने पहले दिल्ली की हाकिमियत कबूल यानी सॉवरेन पावर अब यहाँ अल्तमश है, लेकिन जैसे वो बाहर आए तो उन्हें फिर से रेबेल किया। तो अब अल्तमश ने वहाँ पे मलिक जानी को रखा था एज जो गवर्नर, लेकिन जैसे उन्हें रेबेलियन किया अब अल्तमश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को यहाँ पे रखा। तो इस टाइम जो था वो बंगाल या बिहार में फैल रहा था, ये जो गयासुद्दीन का रोल था बंगाल से, तो वो उसी कंपेन में था। तो उसी दौरान जो लखनऊ थी वहाँ कैपिटल थी उनकी, उस पर नासिरुद्दीन ये जो महमूद थे अल्तमश के बेटे उन्हें कब्जा किया। तो इस तरह से वो एरिया भी दिल्ली सल्तनत के साथ शामिल हो गया। अब देखिए 1226 में ये रणथंभौर को कैप्चर करते हैं और 1227 में मांडोर शिवालिक इस यानी राजपूताना या जो राजपूतों का इलाका है उसमें ये कैप्चर करते हैं। अब एक बड़ा डेंजर जो अभी अल्तमश के सामने था वो था नासिरुद्दीन कोबाचा का। तो 1228 में उन्होंने अटैक के लिए यानी प्रिपरेशन की कि हम जो अच और मुल्तान जहाँ पे कोबाचा का इलाका था इस पे हम हमला करते हैं। तो उन्होंने जो नासिरुद्दीन इतमर थे जो लाहौर का गवर्नर था उन्हें कहा कि आप मुल्तान पे अटैक करें और खुद वो बैटल ऑफ यानी अच के लिए, ताकि वहाँ पे जो कच्छ का इलाका है उसमें जाके वो इनको फाइट दे। तो 1228 में उन्होंने नासिरुद्दीन कोबाचा को हरा दिया अल्तमश ने। तो एक बड़ा डेंजर खत्म हो गया। उसके बाद वो मतलब उनने अपने बेटे को यहाँ भेजा था ताकि एक ट्रीटी हो अल्तमश के साथ कोबाचा की। लेकिन उस टाइम जो अल्तमश थे वो एक ही बात कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कोबाचा अल्तमश के सामने सरेंडर करे। तो ये नेगोशिएशन फेल हो गए, यानी जो बात हो रही थी वो फेल हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि अब जाके उसने खुदकुशी कर ली, यानी जब उसके किले पे हमला किया गया तो उसने अब जो ये थे ये है अभी हमारा रिवर इंडस, इसमें नासिरुद्दीन कोबाचा ने खुदकुशी कर ली। तो आप समझे कि यालदूज थे, खलजीज थे, उसके बाद अब कोबाचा थे। तो तमाम जो यहाँ दिल्ली सल्तनत या अल्तमश के दुश्मन थे वो एक एक करके अल्तमश ने ख़त्म कर दी। तो इस वजह से एक पावर उनका फैल रहा था। इसके साथ उन्होंने वहाँ पे जो सिंध में थे वहाँ पे हुकूमत थी सुल्तान सिनानुद्दीन हबश की। तो उन्होंने भी अल्तमश की हाकिमियत में सुज़रेनिटी कबूल की कि सॉवरेन पावर यहाँ का अल्तमश है। उसके आखिरी पीरियड में रेबेलियंस होते हैं, यानी हमें लखनऊ में मलिक इख्तियारुद्दीन
का रेबेलियन होता है जब नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई, तो उसको हरा दिया गया और मलिक अलाउद्दीन जानी को वहां का गवर्नर बनाया भेजा। 1231 में ग्वालियर को, जो प्रतिहारा रूलर था मंगल देवा वहां पे, उसको हराया गया, यानी ग्वालियर को भी दिल्ली सल्तनत के साथ मिला लिया गया। 1234 में जो था, उसके बाद वहां पे एक और उनका था नुसरतुद्दीन तासी या तसाई, इसका नाम पढ़ा जाता है तुसी तसाई, नासिरुद्दीन तुसाई हम इसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कालिंजर वगैरह जो मालवा का इलाका था इस पे इन्होंने रेड्स डाली। ये 1233-34 की बात है। उसके बाद खुद अल्तमश मालवा को चले गए ताकि वहां पे रूलर्स को हराए और वो कैपिटल हुआ। तो यहाँ पे मालवा में उन्होंने जो महाकाल देव का टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया था, और उसके साथ साथ जो उसके एफिगी थी विक्रम जी जो वहां का रूलर था उसको दिल्ली वो लेके आए थे। उसके बाद वो 1236 एडी में वो बामियान की तरफ गए थे। बामियान जो सैफुद्दीन करलीग इसके अंडर था, तो आप समझिए अफगानिस्तान की तरफ अब जा रहे हैं 1236 में। तो इसी कैंपेन के दौरान वो अल्तमश बीमार हो गए थे। तो ये अप्रैल 1236 की बात है कि जब अल्तमश की वफात होती है, यानी वो डेथ होती है। तो ये दिल्ली सल्तनत को जो रियल फाउंडेशन जिसने एस्टैब्लिश की और फिर जो उसको कंसोलिडेट किया शमसुद्दीन अल्तमश ने। अच्छा, ये भी खत्म नहीं हुआ, हम दूसरे पार्ट में इसका जो एक इंटरनेशनल एक स्टैचर बनता है, फिर उसके बाद जो इसका कंट्रीब्यूशन है दिल्ली सल्तनत में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इस पे अब बात करेंगे, यहाँ से आगे इसको ले जाएंगे। यानी नेक्स्ट पार्ट में भी हम अल्तमश का कंट्रीब्यूशन जो बड़ा दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन में, एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन में इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।